हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कॉमर्स क्लासेस विद पंकज चोपड़ा। बेटा, लास्ट क्लास के अंदर हम लोग कर चुके हैं बिजनेस रिस्क। आज हम जो पढ़ने वाले हैं उनका नाम है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो बेटा, आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर ये फॉर्म्स क्या हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की? बेटा, फॉर्म का मतलब है तरीका। फॉर्म का मतलब यहाँ पे आप सिंपली लगा सकते हो कि एक मेथड है या एक तरीका है किसको करने का, बिजनेस को करने का एक तरीका है। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के जो फॉर्म्स हैं वो अलग अलग हैं और ये किसके ऊपर बेस्ड होते हैं? ये डिपेंड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ओनर। कि बिजनेस के अंदर उस फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ओनर की अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी का मतलब क्या होता है? पावर ऑफ टेकिंग डिसीजन। और रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है? आंसरेबिलिटी किसको होगी वहां पे? अगर रिजल्ट नहीं आते तो उसके लिए आंसरेबल कौन होगा, उसका जवाबदेही कौन करेगा, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इसी के बेसिस के ऊपर ये फॉर्म्स ऑफ अलग अलग फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एग्जिस्टेंस में आई। क्योंकि बेटा, पुराने जमाने के अंदर सिर्फ एक ही फॉर्म चला करती थी जिसका नाम था सोल ट्रेड। क्यों? क्योंकि वहां पे स्केल छोटा होता था, साइज छोटा होता था। जैसे दुकान है तो उसका काम सिर्फ और सिर्फ गांव में होता था। शहर की दुकान है तो जिस एरिया के अंदर, सपोज जिस कॉलोनी के अंदर उसकी दुकान है तो उसी एरिया के आसपास उसका काम होता था। तो उसका साइज क्या था? स्मॉल था। लेकिन जैसे जैसे सिविलाइजेशन आया, जैसे जैसे बिजनेस का साइज बढ़ता गया, वैसे वैसे फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो डेवलप होती गई, एग्जिस्टेंस में आती गई। नए नए तरीके आते गए बिजनेस को करने के। तो मैंने आपको बताया फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को बनाने के अलग अलग मेथड्स। और ये मेथड किसके ऊपर बेस्ड होते हैं कि वहां पे ओनर की अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी है, उसके ऊपर बेस्ड होते हैं। तो मेनली इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ। थर्ड में लास्ट में आपको बताऊंगा। पहला है प्राइवेट सेक्टर और दूसरा है पब्लिक सेक्टर। पहला कौन सा है? प्राइवेट सेक्टर। और दूसरा कौन सा है? पब्लिक सेक्टर। बेटा, प्राइवेट सेक्टर नाम से क्लियर हो रहा है जिसकी ओनरशिप और रिस्पॉन्सिबिलिटी प्राइवेट पीपल के पास होगी, प्राइवेट ओनर्स के पास होगी, उसको हम क्या बोल देंगे? प्राइवेट सेक्टर बोल देंगे। जिसकी ओनरशिप और रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट के पास होगी उसको हम क्या बोल देंगे? पब्लिक सेक्टर। समझ रहे हो? अगर बिजनेस का मालिक जो है वो प्राइवेट पर्सन है तो उसको क्या बोलते हैं हम? प्राइवेट सेक्टर। और अगर उसका ओनर गवर्नमेंट है तो उसको हम क्या बोल देते हैं? पब्लिक सेक्टर। ये मेन दो है। एक इनका कॉम्बिनेशन है जिसको हम बोलते हैं जॉइंट सेक्टर, वो मैंने यहां लिखा नहीं है। तीसरा इसके बाद एक और आएगा जॉइंट सेक्टर। जो इन दोनों का कॉम्बिनेशन है वहां पे ओनरशिप प्राइवेट भी होगी और पब्लिक भी होगी। मतलब कुछ हद तक पब्लिक का, मतलब गवर्नमेंट का भी कंट्रोल होगा और कुछ हद तक प्राइवेट पर्सन का भी कंट्रोल होगा। तो उसको हम क्या बोलते हैं? जॉइंट सेक्टर। ठीक है। प्राइवेट सेक्टर को बेटा और फॉर्म्स बना दी, इसकी और फॉर्म्स बना दी और इसको पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक है नॉन इनकॉर्पोरेटेड, एक है कॉर्पोरेटेड। एक है नॉन इनकॉर्पोरेटेड और एक है इनकॉर्पोरेटेड। नॉन इनकॉर्पोरेटेड का मतलब क्या है? जिसके अंदर मालिक को और बिजनेस को बाहर लीगली एक ही माना जाता है। मतलब कि जिसकी नॉर्मली इसको डिफरेंशिएट ऐसे ही कर सकते हैं जिसमें ओनरशिप और बिजनेस को सेपरेट नहीं किया जा सकता। जहां पे बिजनेस की कोई सेपरेट एंटिटी नहीं है, सेपरेट पहचान नहीं है, तो उसको हम बोलते हैं नॉन इनकॉर्पोरेटेड। और जहां पे ओनरशिप को और बिजनेस को सेपरेट किया जा सकता है उसको हम बोलते हैं इनकॉर्पोरेटेड। उसको हम क्या बोलते हैं? इनकॉर्पोरेटेड। मतलब कि बिजनेस की अलग से एक आइडेंटिफिकेशन होगी। ठीक है। इसके अंदर कौन कौन सी फॉर्म है? एक है सोल प्रोप्राइटरशिप, एक है पार्टनरशिप, एक है जॉइंट इन टू फैमिली, एक है जॉइंट वेंचर। ये इसके अंदर फॉर्म्स हैं, ये तरीके हैं। इस तरीके से आप काम कर सकते हो, इस तरीके से आप बिजनेस को फॉर्म कर सकते हो, उस ऑर्गेनाइजेशन की फॉर्म को आप सिलेक्ट कर सकते हो।
और अगर आप इनकॉर्पोरेटेड में जाते हो तो वहां पे आपके पास दो ऑप्शन है, एक है जॉइंट स्टॉक कंपनी और एक है कोऑपरेटिव एंटरप्राइज, ठीक है। और यही पब्लिक सेक्टर में भी ऐसे ही दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, नॉन इनकॉर्पोरेटेड जिसके अंदर ओनरशिप और बिजनेस को सेपरेट नहीं किया जा सकता, उसको हम बोल देते हैं नॉन इनकॉर्पोरेटेड। तो इसके अंदर है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, और जो इनकॉर्पोरेटेड है जिसमें ओनरशिप को और बिजनेस को अलग किया जा सकता है, वो है पब्लिक कॉर्पोरेशन और गवर्नमेंट कंपनीज। आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हम पढ़ने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ सोल प्रोप्राइटरशिप। इन सबके ऊपर एक एक चैप्टर है, सारे चैप्टर के अंदर डिटेल दी हुई है कि सोल प्रोप्राइटरशिप क्या है, पार्टनरशिप क्या है, जॉइंट इन द फैमिली क्या है, सबकी डिटेल है अलग अलग चैप्टर्स के अंदर। फिलहाल आज जो हम चैप्टर करने वाले हैं उसका नाम है सोल प्रोप्राइटरशिप। बेटा ये जस्ट मैंने आपको ये बताया कि इतनी चीजें हैं जितने तरीके से हम बिजनेस को कर सकते हैं। तो आज हम सिर्फ और सिर्फ एक तरीके को पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है सोल प्रोप्राइटरशिप। नाम क्या है? सोल प्रोप्राइटरशिप। चैप्टर का नाम क्या है बेटा? चैप्टर का नाम जो है आज हम पढ़ने वाले हैं सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप हम पढ़ने वाले हैं। तो सोल प्रोप्राइटरशिप का मतलब क्या होता है बेटा? सोल प्रोप्राइटरशिप का मतलब है जिस बिजनेस के अंदर जो ऑर्गेनाइज और मैनेज सिंगल पर्सन से किया जाएगा, जहां पे ओनरशिप इंडिविजुअल होगी। सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या होता है? इसके अंदर इंडिविजुअल ओनरशिप होती है। इसके अंदर क्या होती है? इंडिविजुअल ओनरशिप। इंडिविजुअल ओनरशिप का मतलब क्या है कि इसका सारी ओनरशिप एक सिंगल पर्सन के पास होगी। अ सिंगल पर्सन, जो आपका पूरा का पूरा बिजनेस है, उसकी सारी अथॉरिटी, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक पर्सन के ऊपर है, तो उसको हम क्या बोल देते हैं? सोल प्रोप्राइटरशिप। बेटा सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर क्या होता है कि इसके अंदर एक बिजनेसमैन होता है, वो खुद ही अपना बिजनेस स्टैब्लिश करता है। जितने भी उसके अंदर पैसे लगाने होते हैं वो खुद लगाता है। जितने भी वहां पे डिसीजन रिक्वायर्ड है, जो भी उसको डिसीजन लेने हैं, वो सारे खुद लेता है। तो उसको हम क्या बोल देते हैं? उस फॉर्म को हम क्या बोलते हैं? उस फॉर्म ऑफ बिजनेस, उस मेथड को क्या बोलते हैं? उस फॉर्म का नाम है सोल प्रोप्राइटरशिप। जो ये काम है इसको बोलते हैं सोल ट्रेड, और जो इस काम को करता है उसको हम बोलते हैं सोल ट्रेडर। क्या बोलते हैं? सोल ट्रेडर। तो इसकी अगर मैं आपको डेफिनेशन बताऊं तो इसकी डेफिनेशन क्या है सोल प्रोप्राइटरशिप की? सोल प्रोप्राइटरशिप रेफर्स टू दैट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन which is owned by a single individual who is solely responsible for its management and receive all profit and losses। तो अगर मैं आपको इसको लिख के बताऊं तो क्या बोल रहा है वो कहता है कि ये it refers to that form of organization which is owned and managed by single person, by a single person, जहां पे सारा का सारा ओनरशिप और मैनेजमेंट एक सिंगल पर्सन का होगा, उसको हम क्या बोल देंगे? सोल प्रोप्राइटरशिप बोल देंगे बेटा। इस टाइप के ट्रेड को हम क्या बोलते हैं? सोल प्रोप्राइटरशिप बोलो, या इस टाइप के ट्रेड को हम बोलते हैं सोल ट्रेड। सोल ट्रेड का मतलब एकाकी व्यापार जिसके अंदर ओनर ही सारा काम करता है, एक सिंगल पर्सन ही सारा काम करता है। सारी कैपिटल भी वही लगाएगा, सारा रिस्क भी वही लेगा, सारे डिसीजन भी वही लेगा, जो प्रॉफिट होगा वो सारा वही लेगा, जो लॉस होगा वो खुद बियर करेगा। तो उसको हम क्या बोल देते हैं बेटा? सोल प्रोप्राइटरशिप बोल देते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा।
अब मैं आपको इसकी कुछ विशेषताएं बताता हूं, इसके कुछ फीचर बताता हूं, जिससे आपको पता चल जाएगा कि ये सोल ट्रेड है या नहीं है, ये सोल ट्रेड बोलो या सोल प्रोप्राइटरशिप है या नहीं है। तो सबसे पहले अब हम पढ़ेंगे इसके फीचर्स। क्या पढ़ेंगे? इसके फीचर्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। सबसे पहला फीचर है इंडिविजुअल ओनरशिप। इंडिविजुअल ओनरशिप, इसका आप कहते हैं ना कि ये जिस फोन के अंदर ये फीचर होते हैं वो एंड्रॉइड फोन है, जिस फीचर के अंदर ये फीचर होंगे तो वो विंडो फोन है। ठीक है, तो फीचर्स के बेसिस के ऊपर हम पता कैसे लगा सकते हैं कि ये सोल प्रोप्राइटरशिप है या नहीं है। तो सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर कुछ फीचर्स होते हैं, वो मैं आपको बता देता हूं। जिसके अंदर भी आपको वो फीचर दिखे, इसका मतलब वो बिजनेस की फॉर्म कौन सी है? सोल प्रोप्राइटरशिप है। सबसे पहला जो फीचर है इंडिविजुअल ओनरशिप। अगर आपका सोल ट्रेड होगा तो वहां पे जो ओनरशिप होगी वो इंडिविजुअल होगी, मतलब एक ही बंदे की होगी सारी की सारी ओनरशिप, सारी कैपिटल भी वही लगाएगा, सारे डिसीजन भी वही लेगा। तो उसको हम क्या बोल देंगे कि ये सोल प्रोप्राइटरशिप है, पहला फीचर। दूसरा, सोल मैनेजमेंट। बेटा अभी डेफिनेशन में पढ़ा है, वही पॉइंट्स आते जा रहे हैं। सोल मैनेजमेंट, इसमें जो मैनेजमेंट होती है वो क्या होती है? इंडिविजुअल मैनेजमेंट होती है। क्या होती है? इंडिविजुअल मैनेजमेंट। इसके अंदर इंडिविजुअल मैनेजमेंट होती है, यानी कि एक ही बंदा सारी मैनेजमेंट करता है। आपके माइंड में आ रहा होगा कि सर अगर मान लो हमारा काम बहुत बढ़ गया, हमारा काम बहुत बढ़ गया और वहां पे कस्टमर बहुत सारे आते हैं, तो एक ही बंदा सारा काम कैसे करेगा? तो बेटा उस केस के अंदर मैंने आपको बोला है मालिक एक है, ओनर एक है, एम्प्लॉयज की कोई आपको वहां पे दिक्कत नहीं है कि कितने एम्प्लॉयज आप रखो ना रखो। अगर आपको लगता है चाहे आप एक छोटी सी करियाने की दुकान, ग्रोसरी स्टोर चला रहे हो, लेकिन आपको पता है कि मेरे कस्टमर बहुत सारे हैं, कस्टमर बहुत सारे हैं, तो आप मालिक मत लाओ ना, और मालिक आप खुद रहो। आप क्या करो, नौकर यानी कि एम्प्लॉयज रखने शुरू कर दो। फिर भी अगर आपको दिक्कत है, मैनेजमेंट में आपको दिक्कत आ रही है, आपको लग रहा है कि मैं इस सारे को मैनेज नहीं कर पाऊंगा, संभाल नहीं पाऊंगा, आप उठाओ मैनेजर अपॉइंट कर लो, आप मैनेजर अपॉइंट कर लो। लेकिन कंडीशन ये है कि उस मैनेजर के जो भी डिसीजन होंगे, जो भी मैनेजमेंट होगी, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल आप ही रहो, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल आप ही रहोगे। ठीक है, तो इस रीजन की वजह से बोला जाता है कि सोल मैनेजमेंट होती है। पॉइंट नंबर 3, अनलिमिटेड लायबिलिटी। अनलिमिटेड लायबिलिटी, इसमें जो ओनर की लायबिलिटी होती है वो क्या होती है? अनलिमिटेड होती है। अनलिमिटेड का मतलब जिसका कोई लिमिट या क्राइटेरिया नहीं है। मतलब ऐसा है कि अगर आप अपनी दुकान चला रहे हो, अब बाई चांस आपको घाटा पड़ना शुरू हो गया, आपको घाटा होना शुरू हो गया, तो पहले तो आपकी दुकान की जितनी भी एसेट्स हैं उनको बेच दिया जाएगा, पहले सारी एसेट्स को बेच दिया जाएगा और घाटे को पूरा करने का ट्राई किया जाएगा। लेकिन अगर आपका घाटा आपकी दुकान के एसेट को बेच के, आपकी दुकान के सामान को बेच के पूरा नहीं होता, तो आपके घर का सामान भी बिक सकता है। इसलिए हम बोलते हैं कि यहाँ पे जो लायबिलिटी है वो अनलिमिटेड है। अगला पॉइंट पढ़ते हैं बेटा, फ्रीडम इन सिलेक्शन ऑफ बिजनेस। फ्रीडम इन सिलेक्शन ऑफ बिजनेस। फ्रीडम इन सिलेक्शन ऑफ बिजनेस, यहां पे उसके पास, क्योंकि अकेला बंदा हूं मैं, अकेला पर्सन हूं, तो मेरे को पूरी आजादी है, मेरे को पूरी फ्रीडम है, मैं कोई भी बिजनेस को सिलेक्ट कर सकता हूं। मैं चाहूं मिठाई की दुकान खोल लूं, मैं चाहूं सब्जी की दुकान खोल लूं, मैं चाहूं स्कूल खोल लूं, मैं चाहूं सलून खोल लेता हूं, मैं चाहूं रेस्टोरेंट खोल लूं। मैंने खुद ने ही जब सब कुछ करना है तो मेरे को बिजनेस जो है उसको सिलेक्ट करने की पूरी फ्रीडम है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज सीक्रेसी। ये सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है इसका, सीक्रेसी, मतलब कि गुप्तता। गुप्तता इसके अंदर, मतलब सीक्रेट्स जो होते हैं वो इसी के अंदर सारे होते हैं। जैसे मान लो सारा काम मैं करता हूं, सारे डिसीजन मैं खुद लेता हूं,
तो अब मैं अगर किसी को बताऊंगा ही नहीं वो बात, तो वो क्या रहेगी, सीक्रेट रहेगी, किसी को वो बात पता नहीं चलेगी। क्यों? क्योंकि वो बात सिर्फ और सिर्फ मेरे अंदर चल रही है, मैंने किसी को बताई नहीं। तो जब तक मैं किसी को बताऊंगा नहीं, तब तक मेरी जो भी बातें हैं, जो भी मेरा आइडिया है, जो भी मेरी कोई भी आइडिया मेरे माइंड में चल रहा है, वो सारा सीक्रेट रहेगा। कुछ भी बात है वो सीक्रेट रहेगी जब तक मैं किसी को बताता नहीं। तो ये इसका बड़ा अच्छा फीचर है। उसके बाद नो सेपरेट एंटिटी। नो सेपरेट एंटिटी, मैंने आपको जब फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताया था, तो मैंने आपको यह बताया था कि रिस्पॉन्सिबिलिटी और ओनरशिप के ऊपर डिपेंड थी फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मेथड जो थे वो सारे इसी के ऊपर बेस्ड थे। और फिर मैंने बताया आपको नॉन इनकॉर्पोरेटेड और इनकॉर्पोरेटेड। नॉन इनकॉर्पोरेटेड में मैंने आपको क्या बताया था कि बिजनेस को और बिजनेसमैन को एक माना जाएगा। जब उनको एक माना जाता है तो इसका मतलब बिजनेस की खुद की कोई बाहर पहचान नहीं है। जो पहचान है वो सिर्फ और सिर्फ किसकी है, मालिक की। ठीक है। नेक्स्ट वन इज अनडिवाइडेड रिस्क। इसके अंदर जो रिस्क होता है वो अनडिवाइडेड होता है। अनडिवाइडेड रिस्क, अनडिवाइडेड रिस्क। इसके अंदर बेटा जो रिस्क होगा वो भी क्या होगा, अनडिवाइडेड। मतलब आप उसको बांट नहीं सकते। बांटेंगे किसके साथ, जब कोई होगा, मालिक आप अकेले हो, प्रॉफिट आपका, लॉस आपका, तो जो रिस्क होगा वो भी सारा का सारा आपका। आप किसी के साथ रिस्क जो है वो बांट नहीं सकते। ठीक है। नेक्स्ट वन इज सुटेबल फॉर सम स्पेशल फॉर्म ऑफ बिजनेस। सुटेबल फॉर सम स्पेशल फॉर्म ऑफ बिजनेस। ये सभी फॉर्म्स के लिए सुटेबल नहीं होता। सारे बिजनेस सोल ट्रेड वाली फॉर्म से, सोल ट्रेड के तरीके से नहीं किए जा सकते। तो ये कुछ लिमिटेड चीजों के लिए, जहां पे मतलब इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट है, इंडिविजुअल स्किल की रिक्वायरमेंट है, वहां पे ये चीज चल सकती है। जैसे मान लो आपको मिठाई बहुत अच्छी बनानी आती है, तो आप क्या कर सकते हो, वहां पे स्वीट शॉप खोल लो, आप अकेले कर सकते हो वहां पे। उसके बाद अगर आपको कपड़े सिलने बहुत अच्छे आते हैं, तो आप स्टिचिंग के लिए आप अपनी खुद का बिजनेस कर सकते हो। आपको क्या नाम है, कटिंग करनी बहुत अच्छी आती है, तो आप अपना सलून खोल सकते हो। आपको ब्यूटी पार्लर खोलना है, ब्यूटी खोलना है, ये चीजें आप खोल सकते हो। कोई लिमिटेड क्राइटेरिया है जिसके अंदर ये बिजनेस, जो ये फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, ये कामयाब हो जाती है। ठीक है। अब इसके मैं आपको सोल ट्रेड के कुछ फायदे बताता हूं, मेरिट्स बताता हूं मैं आपको। एडवांटेज बोलो, मेरिट्स बोलो, या इंपॉर्टेंस बोलो, काफी सारे नाम से आते हैं ये। यहां पे मैं लिख देता हूं मेरिट्स, मेरिट्स या फिर एडवांटेजेस। एडवांटेजेस मतलब कि अगर आप सोल ट्रेड करते हो तो उसके क्या क्या फायदे आपको मिल सकते हैं। पहला फायदा जो है, बड़ा ही अच्छा फायदा है, क्विक डिसीजन। क्विक डिसीजन, क्विक डिसीजन मतलब क्या है कि अगर सारे डिसीजन मैंने लेने, मेरे माइंड में आया मैंने हाँ कर दिया, मेरे माइंड में आया मैंने ना कर दिया, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, तो मेरे को वेट नहीं करना पड़ता। मेरे को लगता है ये काम सही है तो मैंने हाँ बोल दिया, मेरे को लगा ये काम गलत है तो मैंने ना बोल दिया। तो इसलिए यहाँ पे जो डिसीजन है वो फटाफट आ जाता है। ठीक है। नंबर 2, बेनिफिट ऑफ सीक्रेसी। बेनिफिट ऑफ सीक्रेसी, बेनिफिट ऑफ सीक्रेसी, बेनिफिट ऑफ सीक्रेसी। सीक्रेसी का बेनिफिट मिल जाता है आपको यहां पे। मतलब क्योंकि सारे आइडियाज मेरे माइंड के अंदर है, तो वो बात लीक नहीं होगी, किसी दूसरे को पता नहीं चलेगी। तो ये फायदा भी आपको कहां पे मिल जाता है, सोल ट्रेड के अंदर। तीसरी बात, ये बड़ा अच्छा पॉइंट है, डायरेक्ट मोटिवेशन। डायरेक्ट मोटिवेशन, मोटिवेशन का मतलब पता है आपको? मोटिवेशन का मतलब क्या है कि जब मेरी खुद की इच्छा करे कि मैं ये काम करूं,
उत्साहित होना किसी काम को करने के लिए, उसको बोलते हैं मोटिवेशन। अब मान लो आज मैंने एक तरीका सिलेक्ट किया, उससे बच्चों को समझ आ गया, बच्चों को समझ आ गया, काफी सारे बच्चे मेरे पास आने लग गए, मेरे पास आने लग गए तो मेरी इनकम क्या हो गई, बढ़ गई। अगर मैंने गलत तरीके से पढ़ा दिया तो बच्चे क्या हो जाएंगे, मेरे पास से जाने लग जाएंगे, और जाने लग जाएंगे तो मेरी इनकम क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो अब आपको क्या लगता है कि अगर मैं अच्छा पढ़ाऊंगा तो मेरे को ही ज्यादा प्रॉफिट होने वाला है। तो इसलिए सोल ट्रेड के अंदर क्या होता है कि डायरेक्ट मोटिवेशन मिलता है कि अगर मैं अच्छे से काम करूंगा, अच्छे से डील करूंगा, तो वहां पे मेरे को ही सारा का सारा प्रॉफिट मिलने वाला है। ठीक है, इसलिए डायरेक्ट मोटिवेशन मिल जाता है। फोर्थ, पर्सनल कंट्रोल। पर्सनल कंट्रोल कैसे हो गया, ओनर कौन है, मैं, मेरे जितने भी वर्कर हैं उसको कंट्रोल कौन करेगा, मैं करूंगा। तो इसलिए सोल ट्रेड के अंदर आपका पर्सनल कंट्रोल जो है वो ज्यादा रहता है। मतलब आप एक ये बोल के चलो कि पर्सनल लिंक बन जाता है हमारा हमारे एम्प्लॉइज के साथ, उनको हम इजीली कंट्रोल कर सकते हैं। अगर कोई भी बंदा ऐसा है जो अच्छे से काम नहीं कर रहा तो हम उसको इंटरप्ट कर सकते हैं कि आप ये काम गलत कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, इजी फॉर्मेशन। इजी फॉर्मेशन, फॉर्मेशन का मतलब होता है बनाना, मतलब कि सोल प्रोप्राइटरशिप को बनाना बड़ा ही इजी है। इसको अगर आप सोल ट्रेड करना चाहते हो बड़ी आसानी से आप कर सकते हो। क्यों कर सकते हो, क्योंकि पैसा आपने खुद ने लगाना है, मैनेज आपने खुद ने करना है। ठीक है, गवर्नमेंट से आपको रजिस्टर कराने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, तो इसको बनाना, इसको बिल्डअप करना बड़ा आसान होता है। ये इसके फायदे हैं। अब देखो बेटा, कोई भी चीज है जिसके फायदे हैं तो उसके कुछ ना कुछ नुकसान भी होते हैं। कोई भी चीज उठा लो बेटा, अगर उसके फायदे हैं तो उसके कुछ ना कुछ नुकसान भी हैं। अब मैं यहां पे लिखता हूं डीमेरिट्स, डीमेरिट्स या फिर डिसएडवांटेज, डिसएडवांटेज ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। पहला, लिमिटेड सोर्स ऑफ कैपिटल, लिमिटेड सोर्स ऑफ कैपिटल। इसमें जो कैपिटल है वो किसने लगानी है, मैंने। तो यहां पे सोर्स जो है वो लिमिटेड हो गया कि कैपिटल सिर्फ और सिर्फ मैं लगा सकता हूं, कोई और नहीं लगा सकता। तो ये कहीं ना कहीं इसका एक डीमेरिट या डिसएडवांटेज या आप इसकी एक कमी लगा सकते हो कि इसके अंदर कैपिटल सिर्फ कौन लगा सकता है, ओनर लगा सकता है। तो ओनर लगा सकता है तो ओनर के पास पैसा तो क्या होता है, लिमिटेड होता है। तो ये इसकी एक ड्रॉबैक है। नंबर 2, अनस्टेबल एग्जिस्टेंस। इसकी जो एग्जिस्टेंस है वो भी अनस्टेबल है। मान लो मैं दुकान चला रहा हूं, बाई चांस मेरी तबीयत खराब होगी, मैंने दुकान बंद कर दी। मैं दुकान चला रहा हूं और मेरी तबीयत खराब हुई और मैंने दुकान बंद कर दी, तो ये अनस्टेबल एग्जिस्टेंस होगी, कभी भी खुल सकता है, कभी भी बंद हो सकता है। क्यों, क्योंकि सारा काम कौन कर रहा है बेटा, एक आदमी कर रहा है। तो एक आदमी कर रहा है तो इसलिए उन्होंने बोल दिया कि ये क्या है, अनस्टेबल इसकी एग्जिस्टेंस है। फिर उसके बाद तीसरा पॉइंट, अनलिमिटेड लायबिलिटी। बेटा कमियां निकालनी है आपने, तो बस सिर्फ कमियां निकालनी है। अब वो कहता है जी इसके अंदर तो लायबिलिटी भी क्या होती है, अनलिमिटेड होती है, तो ये भी इसकी एक कमी है, ये भी इसकी एक कमी है कि इसमें जो लायबिलिटी है वो अनलिमिटेड है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज लास्ट, अनबैलेंस्ड, अनबैलेंस्ड, अनबैलेंस्ड मैनेजमेंट, अनबैलेंस्ड मैनेजमेंट। इसमें जो मैनेजमेंट होती है वो भी काफी अनबैलेंस्ड होती है। अनबैलेंस्ड का मतलब क्या, अनबैलेंस्ड का मतलब है कि यहाँ सारा का सारा काम, सेल, परचेज, मार्केटिंग, फाइनेंस, सारा काम एक बंदा कर रहा है, सारा काम एक ही बंदा कर रहा है। तो बेटा जब सारा काम एक ही पर्सन करता है तो वहां पे कहीं ना कहीं कुछ कमियां रह जाती है, और जिसकी वजह से जो मैनेजमेंट है वो क्या हो जाती है, अनबैलेंस्ड हो जाती है।
कोई चीज ज्यादा हो गई, कोई चीज कम हो गई। ठीक है बेटा, तो ठीक है कुछ कमियां हैं लेकिन इसके फायदे भी काफी सारे हैं। आज भी काफी लोग छोटे उसके लिए, छोटे स्केल के लिए सोल ट्रेड को ऑप्ट करते हैं, काफी सारे बेनिफिट्स मिल जाते हैं इसके। देखो हर चीज की कुछ कमियां, उन कमियों को हम रिमूव कर सकते हैं या मिनिमाइज कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं है कि कमियां देख के हम वो काम ही ना करें। ठीक है बेटा, तो आई होप मेरे आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। फिर भी अगर आपको किसी भी टाइप की कोई दिक्कत लगती है तो आप मेरे को मैसेज करके बताएं कि सर हमें वीडियो में या लेक्चर के अंदर ये प्रॉब्लम हुई, तो हम उसको और अच्छे तरीके से समझाने का ट्राई करेंगे। अगर अभी भी कोई कमी रह जाती है तो हम उसको और इम्प्रूव करके आपके सामने आएंगे। ठीक है बेटा, थैंक यू।